दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार कौन सी है? तो चलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं यह किसी एक फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं पूरी इतिहास की बात कर रही हूँ। जी हाँ, इंडिया के पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार कौन सी है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। नंबर 5 पर है टाटा इंडिका और इस कार के अभी तक पूरी इंडिया में 15 लाख यूनिट्स बिक चुकी हैं। नंबर 4 पर है होंडा सेंट्रो। आपने देखी तो ज़रूर होगी, इसकी अभी तक 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख यूनिट्स हो चुकी हैं। 3 पर है मारुति सुजुकी 800 और आपको तो पता ही है कि इस कार ने इंडिया का रुख ही बदल डाला। कार्स के मामले में इस गाड़ी के आने के बाद तो तहलका ही मच गया पूरे इंडिया में और पूरे इंडिया में सेल अचानक से बढ़ गई और अभी भी चल रही है। और विकिपीडिया और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इस कार की 27 लाख यूनिट्स सेल हो चुकी हैं। इसी वजह से ये नंबर 3 पर है। नंबर 2 पर मारुति एल्टो। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार है इंडिया की और अभी तक लगभग 39 लाख एल्टो बाइक बिक चुकी हैं। इंडिया के अंदर की सबसे पॉपुलर कार्स में से एक है ये। नंबर 1 इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार के मामले में ये कार ही है, जो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। हिंदुस्तान एम्बेसडर की सबसे पहली 4 व्हीलर्स में से एक थी। कार मोटर्स ऑफ इंडिया ने निकाली थी इसे और ये पूरी इंडिया की डिफरेंट रीजन में सबकी फेवरेट बन गई थी। इस गाड़ी को किंग ऑफ इंडिया रोड्स भी कहा जाता है और लगभग 60 साल चलने के बाद 2005 के आसपास ये कार चलनी बंद हो गई। और साइंस, टेक्नोलॉजी और सोल्ट यूनिट्स को कंबाइन करके देखें तो ये कार टॉप में आती है। इसकी 40 लाख यूनिट्स बिक चुकी हैं। सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार हिंदुस्तान एम्बेसडर की है और इसे नेशनल बेस्ट सेलर भी माना जाता है। दोस्तों, आपने दुबई या फिर अलग अलग ऐसी कंट्रीज तो ज़रूर देखी होंगी जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल बीचेस को बढ़ावा देती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आर्टिफिशियल बीचेस को बनाने से रोकने के लिए इन बीचेस पर किन तरीके की सैंड्स का इस्तेमाल किया जाता है? असल में दोस्तों, इन तरीके के बीचेस की एजेस पर हाइड्रोफोबिक सैंड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैजिक सैंड या फिर एक्वा सैंड के नाम से जाना जाता है। दरअसल दोस्तों, इन तरीके के सैंड को साधारण सैंड के ऊपर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड के पार्ट चढ़ाकर बनाया जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही ये सैंड पानी के संपर्क में आती है, इसमें मौजूद हाइड्रोफोबिक कंपाउंड की वजह से इस सैंड के पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपक कर सिलेंड्रिकल फॉर्म ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये रेड मॉइस्चर की प्रेजेंस में एक हार्ड स्टिकी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है। उससे भी ज़्यादा अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि ये कंपाउंड रेड की पार्टिकल्स के बीच में पानी के मॉलिक्यूल्स की एंट्री होने नहीं देते, जिसकी वजह से जैसे ही इस रेड को पानी से बाहर निकाला जाता है या फिर पूरी ही तरह से सूखी यानी ड्राई रखी जाती है और इसलिए ये मैजिक सैंड को आर्टिफिशियल बीचेस की एजेस पर डाला जाता है, ताकि जैसे ही पानी इससे टकराए तो ये ठोस बैरियर के समान काम करे और जैसे ही लहर इसे दूर जाती है, ये एक ऑर्डिनरी सैंड के रूप में लोगों को एक्सपीरियंस को बढ़ाने लगती है। सो फाइनली अब आप इन आर्टिफिशियल बीचेस के सीक्रेट्स भी जानते हो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। बाइक के हैंडल पर ये पार्ट क्यों होता है? असल में दोस्तों, हमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जिनको ये लगता होगा कि बाइक में ये पार्ट को सिर्फ और सिर्फ बाइक के डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए लगाया जाता है, और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं तो प्लीज़ बिलीव मी, आप गलत हैं। असल में दोस्तों, इस पार्ट को बार एंड वेट के नाम से जाना जाता है।
और एक बाइक के अंदर इसका एक दो नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो दोस्तों अगर बात इसके सबसे पहले काम की जाए तो वो है वाइब्रेशन डंपिंग। असल में दोस्तों जब भी हम हमारी बाइक को किसी ख़राब रास्ते पे राइड करते हैं तो उस रास्ते की वजह से जनरेट हुई वाइब्रेशन बाइक की सॉकर्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये सॉकर्स रास्ते की वजह से जनरेट हुए वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन वो कभी भी इंजन के द्वारा जनरेट किए गए वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और यहाँ पर काम शुरू होता है इन वेट्स का। तो इन वेट का अलाइन करके हैंडल को दोनों ही तरफ लगाया जाता है कि ये इंजन से निकलने वाले वाइब्रेशन को बैलेंस करके हैंडल पर महसूस होने ही नहीं दे। इसकी वजह से हमारी राइडिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है और हमें थकान काफ़ी कम महसूस होने लगती है। अब दोस्तों बात अगर इसके दूसरे काम की जाए तो वो है डायनेमिक बैलेंस। असल में दोस्तों आपने भी इस चीज़ को नोटिस तो ज़रूर किया ही होगा, जब भी हम हमारी बाइक को एक सर्टेन स्पीड तक पहुंचाना देते हैं तो उसके बाद हमारे बाइक के हैंडल अपने आप ही एक तरीके से स्टेबल होकर बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि आपको ये स्टेबिलिटी किसी और चीज़ से नहीं बल्कि इन्हीं वेट्स की वजह से मिलती है। अब दोस्तों बात अगर इसके अगले यूजेस की जाए तो वो है एक्सीडेंट के दौरान आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। असल में दोस्तों अगर किसी भी सिचुएशन में हम डिसबैलेंस होकर बाइक से गिर जाएं तो बाइक का यही पार्ट सबसे पहले ज़मीन के कांटेक्ट में आता है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि वेट को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जैसे ये ज़मीन के कांटेक्ट में आए तो इस कंडीशन में हैंडल की वाइब्रेशन और उसका अपलिफ्ट होने से रोक दें, जिसके चलते हुए ज़मीन पर रगड़ने की सिचुएशन में आपको झटका काफ़ी ज़्यादा कम लगता है और आपके इंजर्ड होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि बाइक के हैंडल्स पर इस पार्ट को क्यों लगाया जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।